आज का हमारा टॉपिक है कंसोलिडेट डेटा। तो समझो कंसोलिडेट क्या होता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई डेटा, कंसोलिडेट डेटा एक ऐसा फीचर होता है एक्सेल का जिसको हम तब इस्तेमाल में लाते हैं जब हमारे पास डेटा अलग अलग शीट में होता है और हमें उन सभी शीटों के डाटा को कंपाइल करके एक फाइनल आंसर एक अलग शीट में लाना होता है। समझ में आ गया? तब हम क्या यूज करते हैं? कंसोलिडेटेड डेटा। तो लिखो इसके बारे में, इट इज यूज टू compile the report it is used to compile the report that we have in a different sheets that we have in a different sheets in different order. ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं किसका? कंसोलिडेट डेटा का। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उसके लिए मैं एक डाटा ओपन कर लेता हूं। अब देखो मैं आपको पहले डाटा दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास तीन अलग अलग शीट है और तीनों शीट पे डेटा है और डेटा का ऑर्डर ध्यान से देखना अलग है। इस पे भी वही 4 प्रोडक्ट है और 3 महीने का डाटा है, देख लो। ठीक है, अब जनवरी देखो बी कॉलम में है यहाँ और मॉनिटर देखो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, अब यही डाटा गुड़गांव की शीट पे जब देखा तो जनवरी सी कॉलम पे आ गया और मॉनिटर 5वीं रो पे आ गया। तो डेटा क्या है, डिफरेंट ऑर्डर में है और अलग अलग शीट पे है। ऐसा कब होता है? मान लीजिए कोई ऑफिस है, किसी का काम है, धंधा है किसी का, भाई उसमें 4 तरह के प्रोडक्ट वो बेचता है, ऐसे भी करता है। उसके जो ऑफिस हैं वो अलग अलग सेक्टर में है, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 12, सेक्टर 23, सेक्टर 8। अब अंत में जो मैनेजर है उसने क्या बोला, सभी सेक्टर्स को कॉल करके बोला कि भाई आपने जितनी जितनी सेल करी है ना, आज सारी रिपोर्ट मेरी मेल आईडी पे भेज दो। अब वो जब अपना डाटा आपको भेजेंगे, अब उनको सपना थोड़ी ना आ रहा है कि सेक्टर 8 वाला पहले मोबाइल का डाटा लिख के दे रहा है। उनको कोई कोऑर्डिनेशन थोड़ी ना है कि सेक्टर 8 वाला मोबाइल का पहले लिख के देगा डाटा। अब उनके दिमाग में जो आ गया मोबाइल का लिख दिया, किसी ने लैपटॉप का लिख दिया, किसी ने किसी का लिख दिया। अब दूसरी ब्रांच ने किसी का लिख दिया, किसी का लिख दिया। अब एक फाइनल रिपोर्ट इस तरीके से आ गई हमारे पास। अब मुझे लास्ट में डाटा रिपोर्ट कंपाइल करके बताना है कि जनवरी की मोबाइल की टोटल सेल क्या है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर कौन आपकी हेल्प कर सकता है एक्सेल में? कंसोलिडेट डेटा। ठीक है एक दिन एक बच्चे ने बोला नवीन सर, अरे तुम मेरे को कॉल करोगे तो कौन हेल्प करेगा? एक्सेल का फीचर क्या नाम है उसका? कंसोलिडेट। अब देखो कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्लस का साइन है, आप इस पे क्लिक करके एक खाली शीट पे पहुंच जाओगे। यहाँ से आप अपनी रिपोर्ट बनाओगे। अब रिपोर्ट आपको जिस जगह पर चाहिए उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पे चाहिए यहाँ कर लो, यहाँ पे चाहिए यहाँ कर लो। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगले स्टेप में ना आपको डेटा पे जाना है और यहाँ पे आपको कंसोलिडेट डेटा मिल जाएगा। ये होता है कंसोलिडेट डेटा। आया ना? अब इस पे क्लिक करो और क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पैनल दिख जाएगा। ठीक है, कई बच्चों को ना ये मिलेगा नहीं, डेटा में जाके डेटा टूल में होता है ऑप्शन चित्र, आप फोटो से देख लो, ऐसे कुछ बना हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको डेटा टूल बोलते हैं, डेटा टूल में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आना है आपको। ठीक है, अभी मेरे को टोटल करना है ना रिपोर्ट का, तो सम यहाँ सेलेक्ट कर लेना। जो भी करना है सेलेक्ट कर लो, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट कर लो, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकालनी है वो निकालो। तो आमतौर पर क्या होता है, सम होता है, सम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम क्रिएट लिंक। ये क्यों होता है? जो डेटा आपने देखा था ना अभी, जो भी डाटा आपने देखा था, मैं आपको हिंट के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे ये डाटा आपने देखा था, इस डाटा में आपको लेबल किसको बनाना है? लेबल वो हिस्सा होता है जो एज अ रिपोर्ट प्रिंट होके आएगा। अब आप एक फाइनल रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें लेबल प्रिंट करोगे कि नहीं करोगे? तो मुझे एक तो इसका टॉप का रो चाहिए एज अ लेबल, है ना, और एक कॉलम चाहिए था उसका एज अ लेबल। ठीक है, अब वो डेटा मैं अपनी रिपोर्ट से कनेक्ट भी तो करूंगा। कल को इस डेटा में कहीं कोई चेंज हो गया मान लो, तो मैं चाहूंगा कि मेरी रिपोर्ट में भी चेंज हो, तो यहाँ पे लिंक भी कर देंगे। तीन ऑप्शन समझ में आ गए? अब आपको बस वो डेटा ऐड करना है। ऐड कैसे करना है देखो, यहाँ पे एक रेफरेंस का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे जाना, शीट सेलेक्ट करो, डेटा कर लो पिक, हो गया सिलेक्ट। अब ऐड करना है, हो गया ऐड। ऐसे ही करना है बस सभी का डाटा, कुछ ज्यादा अब नहीं है, अब तो काम हो गया। जो मेन था वो समझा दिया आपको, अब हो गया काम, बस ओके करो, ये आ गई रिपोर्ट।
फाइनल रिपोर्ट है, देख लो, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और रिपोर्ट आपके सामने है। अब मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ एक रिपोर्ट। मार्च की लैपटॉप का नंबर देखो कितना आ रहा है, 24। अब काउंट करते रहे ना। हो गया ना मैच। अभी मैं इसको चेंज करके 6 कर दूं, कितना हो गया अब? 25। तो वहां पे 25 आएगा। तो ऐसे रिपोर्ट कंपाइल हो जाती है आपकी, समझ में आ गया? तो ये था कंसोलिडेटेड डेटा। कोई सवाल किसी का? ऑर्डर कोई सा भी ले सकता है, ये 3 टेबल दिख रही है आपको, दिख रहे हैं 3 टेबल, कोई सा भी ऑर्डर ले सकता है, किसी का भी लेबल कॉलम ले सकता है। तो ऑर्डर है, बाद में आप इसको चाहें तो शफल कर लो, उसमें क्या है, रिपोर्ट आपके पास आते हैं रैंडमली कोई सी। दैट टॉपिक नेम इज वट्टिफ एनालिसिस। क्या नाम है इसका? वट्टिफ एनालिसिस। एडवांस एक्सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। जो वट्टिफ एनालिसिस में जो फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, 3 ही फीचर होते हैं, सॉल्वर तो होता ही नहीं, हटाओ उसको, ठीक है? ये मैंने करेक्ट आपका। तो इसमें 3 टॉपिक होते हैं, सिनेरियो मैनेजर होता है, गोल सीक होता है, डेटा और डेटा टेबल होता है। ये जो तीनों के तीनों जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ये एज अ डेवलपर और एज अ काम करने के लिए हमारे यूज के तो नहीं है इतने। ये बेसिकली यूज में आते हैं जो बड़े लेवल पे जो होते हैं ना, मैनेजर वगैरह लोग होते हैं, जिनको रिपोर्ट वगैरह जल्दी से चलानी होती है, काम करना होता है, उनके यूज में आते हैं। अब एज अ डेवलपर तो हमारे यूज में इतना नहीं आता, कम आता है। लेकिन एक उम्मीद रहती है हमें कि कल को हम बन गए मैनेजर, तो होती है ना। तो इस तरह के देखो मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, आप कैसे भी मानो। कल को देखिए, कल को अगर हमारे पास ये सवाल आ गया तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये सारे उसी लेवल के हैं। चलिए मैं आप इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ। ये सारे के सारे जो सवाल है ना, बिजनेस लेवल के होते हैं। जैसे आप बीबीए करते हो तो बीबीए में आप कभी भी नोटिस करना या सर्च करके आना, बीबीए में कोर्स आता है बिजनेस एनालिटिक्स। एमबीए में भी कोर्स होता है बिजनेस एनालिटिक्स का, आईटी का। तो उस लेवल में ये वाला जो टॉपिक है ना, व्हाट एनालिसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लेवल में तो नहीं। आप इसको भले पढ़ लो, आप ये भी मैं आपको कमिट करता हूँ यहाँ पे कि आपकी जब जॉब लगेगी ना, चल अगर आप वहां पे 3 साल तक टिक गए, काम कर लिया आपने 3 साल तक, तो यकीनन देखिएगा आप व्हाट एनालिसिस में से कोई भी फीचर यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है? अब दिखाने के लिए कुछ भी करो आप जबरदस्ती वहां पे, वो अलग चीज है, ठीक है? लेकिन रियली में आप यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि इस तरह का काम आपको नहीं मिलने वाला है। बट फिर भी आप देख लो क्या होता है। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक डाटा लेना होगा, तो डाटा मैं ओपन कर, देखो पहले डाटा आप समझ लो, फिर इस पे प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या होता है। ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है और इसमें एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में ये दिया हुआ है कि ये जो कंपनी है ना, ये कुछ प्रोडक्ट बनाती है और बेचती है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो रॉ मटेरियल जितने में खरीदते हैं उनकी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, और जितने में ये उस प्रोडक्ट को सेल कर देती है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और जितने प्रोडक्ट की क्वांटिटी ये सेल कर पाते हैं जितने भी टाइम लिमिट के अंदर, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतने ऑर्डर इनके पास होते हैं, ये सेल कर देते हैं। तो होने वाला प्रॉफिट यहाँ पे है और टोटल प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। समझ में आ गया बात? अब कहानी को समझिए आप। मान लो आप परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हो और आपके मैनेजर ने आपको बुला लिया, और मैनेजर ने आपसे कहा कि बेटा ऐसा है, कंपनी को थोड़ा पैसा चाहिए, सैलरी बढ़वानी है ना आपको, तो पैसा चाहिए कंपनी को, काम करो अच्छे से, आप ज़्यादा काम करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, ठीक है? तो कंपनी भी ग्रोथ चाहती है, कंपनी की ग्रोथ होगी तो तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो ऐसे मीठी मीठी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं वहाँ बैठ के। तो आपका फर्ज होता है, सुन लो आप ध्यान से। अब बात में आएगा वो काम की बात पे। तो अब काम की बात ये है, बेटा देख परचेज डिपार्टमेंट में हो तुम, अब कैसे भी करके हमारी कंपनी को प्रॉफिट दो। अब परचेज डिपार्टमेंट वाले के हाथ में क्या है, क्या है उसके, वो क्या कर सकता है डाटा बताओ? परचेज करता है तो वो उसके हाथ में कॉस्ट प्राइस है कि नहीं? तो अब वो मैनेजर उसको डायरेक्टली क्या कह रहा है, बाइक उठा, बाइक उठा, मार्केट में घूम के आ और पता कर कहीं पे कोई अच्छा डीलर मिल जाए, सस्ते में दे दे हमें। हैं? यहाँ कब तक एसी में बैठे रहेगा? 1 साल से सामान खरीद रहे हैं, महंगा पड़ रहा है,
ठीक है, इतनी हम यहाँ से अपना जो बचत है निकाल नहीं पा रहे हैं, जहाँ मार्केट में पता करके होता है कि नहीं होता। ये गुण तो आप लोगों में भी है, बचपन से है। सामान खरीदने जाते हो क्या करते हो, 4 दुकान पे पता करते हो ना पहले, उसके बाद खरीदते हो। कोई ऐसा बंदा जो कहता है कि मैं खरीद ऐसे डायरेक्ट पता नहीं करता, वो मेरे से जरूर कांटेक्ट करे एक बार। ठीक है, तो आप पता करते होंगे, आप यहाँ पे भी आए होंगे तो आपने यहाँ पे भी पता ही किया होगा ना बेसिकली। आप अलग अलग अकेले यहाँ डायरेक्ट तो नहीं आए आप, बहुत रेयर बच्चा होगा जो डायरेक्ट आया होगा। अगर वो कहते हैं ना मैं डायरेक्ट आया हूँ, जरूर उसके पीछे किसी का हाथ है, यानी रेफरेंस, किसी ने रेफरेंस दिया, डायरेक्ट आप यहाँ पर आए, उसमें आप पता नहीं करते फिर आगे पीछे। ठीक है, अगर आप अकेले जाते हैं तो पता करते, बात समझ में आ गया। तो सेम यहाँ पे भी अगर आप मार्केट में पता करोगे तो कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर मिलता है आपको जिसका रेट आपकी नजरों में फिट हो जाता है। होता है कि नहीं होता। सेम ऐसे ही होता है, जब कपड़े खरीदने जाते हो क्या होता है, यार महंगा तो आपको जहां लगा कि हाँ भाई हमारे बजट में आ गया, आप तुरंत उसको परचेज कर लेते हो। तो वही चीज उसको समझाई उन्होंने, भाई ऐसा कर मार्केट में पता करके आओ, रेट ले, जिसका रेट सस्ता होगा उससे हम सामान खरीदेंगे, जाके लेकर आओ। अब वो कहते हैं कि सर किसके पास जाऊं, तो मैनेजर का काम यही होता है, पूरे दिन बैठ के यही करता है वो। तो उसने तुरंत आपको ट्रेडर के नाम दे दिए। अब उसने बता दिया ट्रेडर 1, ट्रेडर 2, ट्रेडर 3, ये 3 लोग हैं, जब पता करके। समझ में आ गया। अब यहां पर उसके सामने चैलेंज ये आ जाता है, अगर वो पता करके आ भी गया और वो उसको रेट भी बता देता है, अब वो जब यहाँ रेट की एंट्री करेगा तो ये जो डाटा ये तो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि एक सेल में एक वक्त में एक ही वैल्यू टिक सकती है। अगर उसको पता चला ट्रेडर 1 से कि भाई साइलेंट जनरेटर का प्राइस 2500 रुपए है, जैसे ही वो यहाँ 2500 डालेगा वो 3000 तो गायब। अब कैसे बनाएगा रिपोर्ट, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई। अब एक्सेल हमें इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक फीचर प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स को वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हो, और अंत में डाटा रिकॉर्ड करने के बाद एक समरी रिपोर्ट प्रिंट करवा सकते हो। और उस समरी रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ आता है कि करंटली आप जहां से सामान खरीद रहे हो उनके ये रेट है और इसका ये प्रॉफिट आपको होगा। अगर ट्रेडर 1 से आप सामान खरीदोगे तो उसके ये रेट है और इतना प्रॉफिट आपके पास होगा। तो इस तरह की रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। आया समझ में। अब आप बताओ, आप ना तो कोई परचेजिंग डिपार्टमेंट है ना सेल्स डिपार्टमेंट है, तो हमारे रियल में बहुत रेयरली ये सवाल आता है लाइफ के अंदर। ठीक है, लेकिन देखो अब कैसे करना है इसको। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको। अब इसको करने के लिए करोगे क्या, आप डेटा में जाओगे, डेटा में यहाँ वर्टिफ एनालिसिस होता है। अब इसमें ऑप्शन देखो कितने हैं, 3 ही है ना, तो मैंने डिलीट करके अच्छा ही करा ना। किसी के सामने 4 बोलोगे तो कहेगा था तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, गलत बोल देगा वो। तो इसमें 3 ही फीचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डाटा टेबल। तो हमें पहला फीचर यूज करना है सिनेरियो मैनेजर, आ गया हमारे पास। अब इसमें कैसे ऐड किए जाते हैं रेट्स वो देखिए। यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा ऐड का, ऐड कर दो, खुल गई जी अलग विंडो। यहाँ पर आप सिनेरियो के नेम में डालेंगे ट्रेडर का नाम जिससे आप रेट ले रहे हो। तो हमने डाल दिया ट्रेडर 1। यहाँ पर आप वो सेल्स बताएंगे जहां पर इनपुट होगा, जहां पर आप अपनी वैल्यू इनपुट करेंगे, तो वो ये चारों सेल एक साथ दे दिए। उसके बाद आपको करना है ओके। ओके करने के बाद एक रेट लिस्ट की विंडो आ जाएगी, यहाँ पर आप रेट एंटर करो अपना। तो हमने रेट लेना स्टार्ट किया, उसने रेट देने स्टार्ट कर दिया। अगला रेट एंटर करना है ऐड दूसरे बंदे का नाम। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप बस देखते रहो, ऐसे करना होता है। अब हमने कर दिया सारे रेट इनपुट, तो यहां पर आपको अब दिखेगा समरी का बटन, और आपका फाइनल आउटपुट, आपको लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो यहां से पता नहीं चलता, यहां से चलेगा फाइनल आउटपुट, यहां से पता चलेगा आपको। अभी आपको क्या करना, समरी पे जाके ये वाला बटन क्लिक करके यहाँ कनेक्ट कर देना है रिजल्ट, जिसमें आपको फाइनल आउटपुट दिखता है। अभी आप ओके करो, रिपोर्ट तैयार है, बस इतना ही काम है, हो गई तैयार, अपने आप हो गई।
ये करंटली जहां से आप सामान खरीद रहे हो उनके ये रेट है और इतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट देखो कहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ हो रहा है, इससे खरीदेंगे हम। आया समझ में? तो इस तरीके से डील की जाती है, ट्रेडर का रेट लाया जाता है और अपना मैनेजर को दे दो अपन आगे। अब मैनेजर की सिरदर्दी है, वो खरीदे ना खरीदे, आपने अपना काम करना था बस, आपने कर दिया। आगे समझ में? अब कल को इसको प्रैक्टिकली अगर आपको अपनी लाइफ में करके देखना है तो एक काम करना, बॉयज वगैरह तो मोस्टली ज्यादातर करते हैं, आप लोग घर का जब राशन लेकर आओ ना कल से, तो एक काम करना, उसकी जो लिस्ट मिलती है ना आपको, बाजार में जाना, उसकी कर लेना 10 फोटोकॉपी, 10 दुकान पे पकड़ा देना, उसके जो रेट आएंगे ना एक्सेल में बैठ कर तसल्ली से डालना, फिर एक रिपोर्ट बढ़ जाएगी, उसको फिर प्रेजेंट करके देखो आप लोग, आपको दिखेगा भाई अभी तक हम यहाँ से सामान खरीदते थे, इतने का प्रॉफिट होता था, इतने का नहीं होता था। अपने पेरेंट्स को किसी को भी दिखाओगे जो थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वो भी समझ जाएगा भाई इससे सामान लेंगे 500 रुपये बच रहे हैं हमारे। अगर किसी को नहीं दिखा रहे हो तो आपको तो समझ में आ रहा है 500 रुपये बच रहे हैं, आप उससे जाके सामान खरीद लो, 500 रुपये की बचत आपकी हो गई। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे बढ़े। अगला सवाल है हमारे पास गोल सीख, तो नाम से कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, गोल सीख, जैसे कि टारगेट की तलाश है एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है, टारगेट को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना, ठीक है, गोल सीख। देखिए क्वेश्चन गोल सीख का है तो एक टर्म मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, एक होता है गोल, एक होता है विजन, एक होता है गोल, एक होता है विजन। हाउ टू डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम? एक गोल होता है, एक विजन होता है, दोनों में क्या फर्क होता है? और विजन? आइस वाला नहीं है ये। कोई भी बताइए, आपको पता है गोल और विजन में क्या डिफरेंस हो सकता है? होते हैं ना दो टर्म सुनी होंगे हमने, गोल एंड विजन, है ना? नहीं पता? देखो मैं बताता हूँ, किसी को पता है तो वो क्लियर कर सकता है। अभी गई है वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे को मैसेज करा था एप्लीकेशन बंद नहीं हो रही। अब भी गई है। देखो अभी नेक्स्ट, तो गोल और विजन में क्या फर्क होता है, सुनो। क्या? उसका गोल नहीं करता, विजन होता है हम अपनी कंपनी को कहां तक देखते हैं अगले 5 साल तक, वो हमारा विजन होगा भाई यहाँ तक हम ये 500 करोड़ तक अपनी कंपनी ले जाएंगे, हमारा विजन है। और ना होगा लेकिन हम वो विजन देखते हैं, वो उस तरीके से काम करेंगे। गोल गोल होगा, गोल तो फिक्स होता है भाई, ये मुझे ये चीज चाहिए, जहाँ तक वो चाहिए, जैसे फिक्स अमाउंट पे यहाँ तक हमें जाना है, ये हमारा गोल हो गया भाई, मुझे ये चीज चाहिए, एक महीने एक साल। तो विजन क्या है? वही तो है विजन भी, तुम वही बता रहे हो, दोनों की डेफिनेशन। अच्छा विजन हो सके कि ना हो सके, तो गोल भी तो हो सकता है, हो सके कि ना। गोल का मतलब थोड़ी ना गोल अचीव हो जाता है। काफी हद तक सही बताते बताते गलत दिशा में चले गए। अभी क्लियर करते हैं उसको। विजन मतलब आइडिया, गोल टारगेट ही बता दो। चलो बता तो रहे हो तुम लोग आधा से, लेकिन एक क्लियर पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, किसी बच्चे को होगी क्या? उन्होंने बताया विजन, और अब मैं बताऊं? अब टोकोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बताने में मुझे, ठीक है? अब मैं बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। देखिए विजन वो चीज़ होती है जो हम, जैसे आपने बताया था वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी पहली वाली, जैसे अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का विजन पता है क्या है? आप लोगों का विजन है कि यू वांट टू बिकम अ बिगेस्ट डेटा एनालिस्ट, आप एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उसके पिताजी एक विजन देखते हैं उसके लिए कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो वो पायलट बनेगा, समझ में आया? वो होता है विजन, जो बहुत दूर होता है आपका, कि हम इसे पूरा करना चाहते हैं, ये हमारा विजन है, एक दिन मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है, ये मेरा विजन है। अब उस विजन तक पहुंचने के लिए ना हम छोटे छोटे स्टेप्स रखते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप तो जा ही नहीं सकते डायरेक्ट, अगर मुझे ऊपर छत पे जाना है तो छोटे छोटे स्टेप्स रखते हैं ना स्टेयर्स के। अब उस विजन तक पहुंचने के लिए हम जो छोटे छोटे स्टेप्स रखते हैं उनको गोल बोलते हैं।
तो हम अपने छोटे छोटे गोल सेट करते हैं, आज मेरा ये है, अभी मेरा ये, ऐसा मेरा ये, यही तो गोल होता है। तो उस पेरेंट्स का पहला विजन तो बना लिया, और तो उन पेरेंट्स का पहला गोल होता है कि इस बच्चे को पहले मैं +2 कराऊंगा अच्छे से स्कूल से। तो धीरे धीरे वो उस गोल को अचीव कर लेते हैं। फिर उनके सामने दूसरा गोल वो रखते हैं बच्चे के लिए कि अब मैं इनको +2 कराऊंगा PCM से, नॉन मेडिकल, और थोड़ा सा बायो की जरूरत नहीं, नॉन मेडिकल। इसके बाद फिर उनको ग्रेजुएशन कराई जाती है एरोनॉटिक्स से। और भैया एरोनॉटिक जहाज में आ गए, अब वो अपने विजन की तलाश में पहुंचते हैं। तो विजन को पूरा करने के लिए गोल सेट किए जाते हैं। गोल लगातार बदलते हैं, विजन कभी नहीं बदलता। अभी तुम यहाँ पे हो ना, आपका विजन है एक सुपर डेटा एनालिस्ट बनने का, आपने इसके लिए छोटे छोटे गोल रख रखे हैं। अभी मैं एक्सेल को अच्छे से पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, अब पाइथन अच्छे से कर लेते, गोल है आपको। आप जब गोल अचीव करते हो तो दूसरे को सेट करते हो, तीसरे को सेट करते हो। अभी समझ में आया? ऐसे देते हैं डेफिनेशन, दे दो तुम फिर तो नहीं फर्क ये, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि टीचर और स्टूडेंट में यही फर्क होता है। टीचर को मालूम होता है कि किस तरीके से आपको बताना है। कल को आप अगर टीचर बन जाओ ना, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो, आपने जिसको नॉलेज दिया उसने जाके एक स्टेटमेंट दे दिया ना, तो समझ ही नहीं आया, आपकी जॉब गई। आपके पास कितना भी नॉलेज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी एक स्टेटमेंट समझ ही नहीं आ रहा, आप गए। तो टीचर की जॉब करना आसान नहीं है। टीचर का पहला फर्ज आपके दिमाग में कैसे डालेगा, इसलिए उसको पहले ही अलर्ट रहना होता है। अब हमारी आदत हो गई है, इसलिए उसी चीज को हम ढंग से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तुम्हारी कोई ऐसी आदत नहीं, तुम्हें किसी को पढ़ाया आज तक? तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें अपने आप को समझाना होता है। आप इसी तरीके से उस स्टेटमेंट को बोलते हो कि तुम्हें खुद समझ में आ जाए, होता है कि नहीं होता? यही पंगा है। अभी देखो इसको पूरा कर लेते हैं। तो अभी टारगेट हमारा गोल वाला था, इसलिए बात छिड़ी यहाँ पर। तो गोल और विजन आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं गोल सीक। तो गोल सीक मतलब यहाँ पर एक टारगेट रखा जाएगा और उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, वही तो होता है गोल। विजन थोड़ी ना है कि इसको करके मैं मंजिल पा लूंगा। टारगेट वो कभी भी बदल जाता है, एक टारगेट अचीव करेगा कल को दूसरा रख देगा वो। तो गोल से आप कभी विजन तक नहीं, वो टारगेट होते बदलते रहते हैं आपके। अभी यहाँ पर सवाल ये है कि सेम कंपनी, अब ये सेम कंपनी क्या करती है? अभी मैन्युफैक्चर वो क्या करती थी, फैक्ट्री में बनाती थी क्या, जनरेटर। मैं एक छोटे से तौर पर एग्जांपल को, तो बैटरी, वहां तो बैटरी बनती थी, फिर बैटरी बनने के बाद कहाँ जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और वो डिस्ट्रीब्यूटर बैटरी का क्या करते हैं, घर थोड़ी ना ले जाएंगे, गाड़ियों में फिट करते हैं। वो क्या करते हैं, इंस्टॉल होती है कि नहीं होती है? कोई चीज कहीं बनती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, फिर जाके कहीं कंज्यूम होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, बैटरी बनने के बाद उसको इंस्टॉल करते हैं, कंज्यूम होती है। वो कहाँ पर इंस्टॉल होती है, बैटरी कार के अंदर होती है, किसी भी व्हीकल के अंदर हो सकती है। तो इन्होंने एक रेट तय किया हुआ है, एक बैटरी को फिट करने पे इनको पैसे मिलते हैं 7,950 रुपए। समझ में आ गया? अब ये कितनी बैटरी फिट करते हैं, इनके क्लाइंट जितने होंगे उतनी करते हैं। तो इनको पता है कितने इनके क्लाइंट हैं, कितने क्लाइंट हैं, 100। एक बैटरी को जब फिट करते हैं तो कुछ खर्चा भी तो होता है। फैक्ट्री को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फैक्ट्री हो सकता है सूरत में बनी हो वो मशीन, अब उसी बैटरी को ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली के एक छोटे से शहर भेजा जाएगा, बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ में एक छोटा सा गांव है देवली, वहां पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट ट्रक के माध्यम से आएगा, ट्रकों की बिलिंग कटती है, बिल्टी बोलते हैं उसको, तो उसका पैसा कटेगा। पुलिस वाले भी ऊपर का खाएंगे तो पैसा तो लगेगा। अब उसको फिट करने वाला एक मिस्त्री होगा, मजदूर होगा, वो भी पैसा लेगा, फ्री बिल। तो कुल मिलाकर एक वेरिएबल कॉस्ट हमने रख लिया 2,000 रुपए, एक एवरेज रख लिया उन्होंने कि भाई एक बैटरी पे लागत 2,000 की आ सकती है। आगे समझे? जैसे आप यहाँ पे पढ़ते हो, आप लोग को बाद में सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप लोग सोचते हैं क्या है, कागज है तो ये तो दे देते, ऐसा नहीं होता। आप जैसे एमडी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अब कोई कॉलेज उससे एफिलिएट हो जाता है, ठीक है, आपने कुछ पैसे दे दिए एडमिशन के 20,000 रुपए, तो पूरे पैसे नहीं मिलते उस कॉलेज को। वो आपके सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाता है यूनिवर्सिटी से, जो एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में है। तो उनके पास रजिस्ट्रेशन फीस जाती है, वो जेन्युइन फीस वहाँ पे भी देते हैं वो, तब जाके आपकी वो डिग्री विग्री बनती है, उनको भी जाता है पैसा। बाकी अपने कॉलेज का चार्जेस वगैरह, एनुअल चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद एक यूनिट यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में कितना लिखा हुआ है, अमाउंट पढ़ के बताओ, ये अमाउंट कितना है, 15,75,000। पीछे की 2 जीरो वो तो काउंटेबल ही नहीं है, तो 15,75,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है। इसके सामने लिखा हुआ फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या हो सकता है,
ऊपर की 3 मैंने समझा दिया आपको। ये वाला अमाउंट 15,75,000 क्या है? वो तो ऊपर आ गई ना 2000 में। और बताओ। हाँ आपने सही बताया, इन्होंने सही बताया, तो मैं समझाता हूँ आपको। ये जो बैटरी का काम है ना, ये उन्होंने 4 प्लांट लगा रखे हैं। एक मान लो सूरत में है, एक बंगाल में कहीं लगा दिया, कोलकाता में, एक दिल्ली में लगा रखा है, एक फरीदाबाद में लगा दिया। तो प्लांट फ्री में तो मिलते नहीं, जमीन अपनी थोड़ी ना है, किसी से ली होगी रेंट में, प्लांट लगाया होगा, किराया दे रहे होंगे, 1.5-2 लाख रुपए का रेंट जा रहा होगा ना। अब वो प्लांट में अपने आप से तो चलती नहीं है मशीनें, सुपरवाइजर उन्होंने हायर कर रखे होंगे, मैन पावर लगा रखी होगी, उनको भी पैसा दे रहे होंगे, बिजली का खर्चा आ रहा होगा, बिजली का बिल आ रहा होगा, कमर्शियल यूनिट का तो वैसे ही ज्यादा होता है, और फिर चाय पानी का खर्चा हो गया, लेबर भी लगा रखेंगे, छोटी मोटी मशीनें भी लगाई होंगी। अब मशीनों की भी मेंटेनेंस होती है, पैसा तो वहां पे भी जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मशीन लगा दी जिंदगी भर चलती रहेगी, मशीनों की मेंटेनेंस होती है। तो कुल मिलाकर ये वो अमाउंट है जो फिक्स्ड है। इसका मतलब आपकी डिमांड, एक भी प्रोडक्ट बिके या नहीं बिके, ये खर्चे लगातार जारी रहेंगे, ये खर्चे नहीं रुकेंगे। अब जैसे एग्जांपल आप अपने आप को लो, आप यहाँ पर हो, आप मान लो नहीं भी हो, तो रेंट का किराया कम हो जाएगा, लगता है आपको? ये जरूर जाएगा, 100% जाएगा, हर महीने उतना ही जाएगा जितना जाता है। अब हम है, तुम यहाँ क्लास में हो ना हो, हमें यहाँ मतलब हमारी सैलरी फिक्स है, समझ में आ रहा है? इसलिए तुम पढ़ो मत पढ़ो, हमें क्या है। यहाँ हम ऐसे थोड़ी ना बैठे हैं कि एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो इतना, सैलरी फिक्स पे है। अरे समझ में, तो हमारा तो बिल देना पड़ेगा ना, तो यही होता है फिक्स कॉस्ट, यानी खर्चे लगे बंधे फिक्स हो जाते हैं। समझ में बात? तो कितना खर्चा है इनका? 15,75,000। ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी इंसान के लिए बिजनेस को स्टैबल करना। अगर भविष्य में कभी आपने विचार किया ना कि मैं बिजनेस खोलना चाहता हूं, ये वही रोड है, यही रोकता है एक इंसान को बिजनेस की लाइन में जाने से, क्योंकि खर्चे कंटिन्यूसली जारी रहेंगे। इसलिए बिजनेस अगर करने आए हो तो मेहनत कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। अगर आपने मेहनत नहीं करा, खर्चे रोक नहीं सकते आप, वो जारी रहेंगे। समझ में आ गया? और ये दिक्कत, इसलिए बिजनेस करने के लिए सोच ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम अगर बिजनेस आपने बोला और आपकी कोई कमाई वमाई भी नहीं है, तो कम से कम उसको 6 महीने 1 साल आप झेल पाओ। बिजनेस खोलते ही तुरंत प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं, अभी नीचे ना हम इसका लॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? रिवेन्यू, टोटल इनकम पता करते हैं कितनी है। तो कैसे निकालेंगे? एक पर मिलता है 7,950, तो 100 पे कितना मिलेगा? तकरीबन 8 लाख रुपए मिल गए। एक पे अब निकालेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कितना खर्चा हो रहा है, एक पर होता है 2,000 का, तो टोटल कितना होगा? 2 लाख का। अब हम देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस निकालने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, अकाउंट का बच्चा कौन है तुम में से? है तो सही, हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो। एक, तो प्रॉफिट लॉस निकालने का क्या तरीका होता है, बताइए, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो टोटल रिवेन्यू में से खर्चे माइनस करने होते हैं, ऐसे तो निकलता है। आप 10,000 रुपये कमाते हो, है घर पे लाते हो कमा के, लेकिन आपने खर्चे अपने बांध रखे हैं 15,000 के, तो आप लॉस में जा रहे हो कि प्रॉफिट में जा रहे हो? कैसे निकाला, कैसे, यही तो जानना है, निकाला कैसे? टोटल इनकम में से आपने खर्चे माइनस कर दिए, उत्तर को देखा, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो लॉस हो गया, और पॉजिटिव आता तो प्रॉफिट हो गया। हो गया? तो किस में से किसको माइनस करते हैं? इनकम में से खर्चे। अगर इस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो देखो प्रॉफिट हो सकता है कैसे, खर्चा 15,000 माइनस 10,000। तो टेक्निकली समझो, तो किस में से किसको माइनस करना है? इनकम में से खर्चे। अब यहां हम निकाल सकते हैं ना, तो बताओ टोटल इनकम कितना है? 7,95,000। खर्चे बताओ कौन कौन से हैं? 15,75,000। और है कोई खर्चा? 2 लाख भी है। हो गया ना? अभी हम एंटर करेंगे, बताना लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। पता है कैसे चल रहा है लॉस हो रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। कितना लॉस हो रहा है कंपनी को? अब ये बताओ, कंपनी का, उस मैनेजर का दुखी होना लाजमी है कि नहीं है कि नहीं? इसीलिए वो तुमको फिर कैबिन में बुलाएगा, इधर आ बेटा, वो प्यार से तुमको पूरा डाटा समझाएगा, ठीक है?
अब डाटा समझाने के बाद तुमसे बहुत नम्रता से बोलेगा हमारी कंपनी लॉस में जा रही है। अब वो डाटा लेके कहाँ पहुंचेगा? सेल्स डिपार्टमेंट में। कहाँ पहुंच गया? सेल्स डिपार्टमेंट में। सेल्स डिपार्टमेंट के सबसे बड़े एचओएस को बुलाएगा, सेल्स ऑफ हेड। तो एचओएस को बुलाएगा। तो जो सेल्स ऑफ हेड होते हैं उनको टेक्निकली शॉर्ट टर्म में कंपनी के अंदर एचओएस कहा जाता है। तो बुलाएगा, बहुत बड़ा होता है एचओएस, ठीक है, हेड होता है सेल्स का। पूरे जैसे एनसीआर रीजन हो गया, गुड़गांव हो गया, सेक्टर 15 हो गया, तो उसको ऊपर होता है, टॉप पे होता है। उसके नीचे सारे आते हैं। सेल्स की लाइन के अंदर अगर हम चलते हैं तो एक होता है एसएम, सेल्स मैनेजर, उसके नीचे जाएगा एएसएम, ठीक है, और उसके नीचे जाएगा एएससी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके नीचे जाएगा एग्जीक्यूटिव, उसके नीचे जाते हैं पीएसआर जो सेल्स की रिपोर्ट करते हैं। अब हायरार्की समझ रहे हो आप? ये नॉलेज आपको तभी मिलेगा जब आप दुनिया में निकलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एचओएस टॉप पे है, उसको बुलाया अपने पास बैठा के, बताओ तो जिसने बुलाया उसके पास पावर कितना होगा, समझो। पावर की वैल्यू होती है, सैलरी को इतना वजूद नहीं दिया जाता। अगर आप किसी महकमे में काम करते हैं तो इज्जत आपकी वर्दी की, आपकी पोस्ट की होती है। आदमी किसने वर्दी पहनी है, कैसा है, दुबला है, पतला है, उसकी इज्जत नहीं होती। इज्जत होती है आपकी पोस्ट की, वर्दी की। तो आप पढ़ लिख कर किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेगे तो इज्जत आपकी नहीं होगी, आपके उस ओहदे की होगी, इज्जत उसकी होती है, समझे। आप घर में खाली बैठे रहिए, कितना भी रुपए कमा लीजिए, आपके पास कोई पोस्ट नहीं, कोई अधिकार, आपकी इज्जत तब भी नहीं होगी। इसलिए एक आदमी तभी अच्छा लगता है जब घर को शाम को, सुबह घर से बाहर निकले टिफिन लेकर, रात को घर में आए, इज्जत तभी मिलेगी, नहीं तो कोई इज्जत नहीं करेगा। तो बेटा जब तक करना ही है, ये थोड़ा ना पिताजी का पैसा है तो बैठा रहूं घर में, इज्जत नहीं मिलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, तुम अजमा के देख लेना। अभी देखिए यहाँ पर पॉइंट पे आते हैं। तो अब कंपनी आपसे कहती है कि सेल्स वाले बंदे को, एचओएस को, कि डिमांड को कितना बढ़ाएं, पूछ रही है उससे, बेटा ये बता डिमांड को कितना बढ़ाएं कि हमारी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचे। कौन से पॉइंट पे पहुंचे? तो ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी इस वाले अमाउंट को जीरो बनाना है, जीरो। अगर हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा ना तो लॉस भी मत लाओ, भले हमारा प्रॉफिट ना हो, ठीक है। तो कंपनी को कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचा दो। ये बताओ डिमांड कितनी बढ़ाए, एचओएस को दे दी जिम्मेवारी। अब एचओएस ने रियल में मेहनत करी होगी तो बता देगा, और नहीं करी होगी तो सर शाम को बताऊं, थोड़ा टाइम दे दो, अभी बंदे से पूछ लेता हूँ। एमआईएस के बंदे होते हैं उनसे करवाएगा, अब तुम्हारे को भेज देगा वो मेल, ठीक है। टाइम ले लेते हैं, बड़े लोग आपस में बहस नहीं करते कभी भी, टाइम मानते हैं, आंखों से बात होती है। तो वो कह देगा ठीक है सर शाम को मैं रिपोर्ट बताता हूँ, अभी मैं ऐसे फोन बज जाएगा उसका तो शाम को बताता हूँ आपको, ऐसे कुछ करके होगा, ठीक है। अब वो फाइल खुद नहीं बनाएगा, आप लोगों को हायर कर रखा है ना अपनी टीम में, हर एक के पास एमआईएस होता है, हर कंपनी में एक एमआईएस होता है जो इस तरह के लफड़ों से काम करता है। एक्सेल का कोई भी काम होगा वो करता है, वो नहीं पटाता है। अब आपके पास ये डाटा चला जाएगा, अब आपको बताना होगा, देखो मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। नीचे देखिए एक फीचर आ रहा है गॉल से, इसका मतलब समझ जाओ, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ो एक बार इसको। मतलब समझ गए इसका? अब इस डाटा सेट के अंदर जो अननोन वैल्यू वो कौन सी है? डिमांड। डिमांड ही तो अननोन वैल्यू है, इसका ही तो नहीं पता हमें कितना आना चाहिए। अच्छा नॉन वैल्यू कौन सी जो आपको पता है कितनी होनी चाहिए? प्राइस, पता है ना, जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो नॉन वैल्यू कौन सी है? प्राइस। कितना होना चाहिए? जीरो। क्या वैल्यू सेट करनी है यहाँ? जीरो। और ये वैल्यू हमें नहीं पता कितनी होनी चाहिए, अननोन वैल्यू है। तो आप क्या करो, डेटा में जाके यहाँ पे ओपन करो गोल सीक, आ गया गोल सीक। अब गोल सीक में 3 विंडो पूछ रहा है आपसे। अब आसान सा तरीका, यहाँ देखो, पढ़ो इसको क्या लिख रहा है, और नीचे यानी यहाँ पे आपको वो सेल बताना है जहां पर आपको पहले से पता है क्या वैल्यू सेट करनी है। तो क्या सेट करना है यहाँ, और यहाँ पढ़ो क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर वो सेल बताना है जिसकी वैल्यू अननोन है, जिसमें चेंज चाहते हो आप। तो चेंज तो इसमें चाहते हैं, बस ये बटन दबाएगा एमआईएस का बंदा और क्लिक करेगा, टैग 264 डिमांड कर दो जी, मोटा मोटा बता दिया उसने। इतनी डिमांड तक अगर हम कंपनी को पहुंचा देंगे तो कंपनी बच जाएगी। अब मैनेजर को समझ में आ जाएगा, सेल्स के बंदे बढ़ा देगा कंपनी में, क्या कर देगा, सब लोगों की हायरिंग बंद कर सेल्स की टीम की बंदे बढ़ा देगा। जिस कंपनी में सेल्स के बंदे ज्यादा होते हैं उसका प्रॉफिट रेवेन्यू ऊपर होता है हमेशा। इसको लाइव आप यहीं पे